topic of today's class is intelligence, interplay of nature and nurture. इसमें हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में नेचर एंड नर्चर के रोल की। जैसे सभी साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे डिफरेंसेस बताए हैं, किसी में किसी तरह का कंपोनेंट ज़्यादा होगा तो किसी में दूसरी तरह का कंपोनेंट, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो जाते हैं। लाइक किसी की इंटेलिजेंस क्रिएटिव ज़्यादा हो जाती है तो किसी की कैसी होती है, एनालिटिकल ज़्यादा हो जाती है। किसी में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा हो जाती है तो किसी में लेवल बेटर होता है इंटेलिजेंस का। तो सबके अंदर डिफरेंस हो जाता है। उसी के अंदर एक टॉपिक आ जाता है जो कहता है कि ये डिफरेंस नेचर एंड नर्चर पर डिपेंड करता है। अब नेचर क्या है? Nature refers to all of the genes and hereditary factors that influence who we are, from our physical appearance to our personality characteristics. उसकी हेरिडिटी जो ऑलरेडी उसके अंदर थी, उसको पेरेंट से क्या मिला, उसको क्या नेचर मिली जो हेरिडिटरी उसके अंदर प्रेजेंट है, जिसको बदला नहीं जा सकता। नाउ व्हाट इज नर्चर? Nurture refers to all the environmental variables that impact who we are, including our early childhood experiences, our social relationships and our surrounding culture. मीन्स जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं या बचपन से जिस तरह का इन्वायरमेंट हमें मिला है, हमारे सोशल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, किस तरह की कल्चर से हम बिलोंग करते हैं, ये सब आपके कहाँ आते हैं, नर्चर में। सो यहाँ साइकोलॉजिस्ट के बीच एक डिबेट हमेशा चलती रहती है कि इंटेलिजेंस नेचर पर डिपेंड करती है या फिर नर्चर पर। हमारी इंटेलिजेंस हमारे पेरेंट्स, एंसेस्टर्स पर डिपेंड करती है या फिर जहाँ हम रहते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ उन्होंने इस इंटर रिलेशन को देखने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने आइडेंटिकल ट्विंस लिए, मीन जिनका नेचर भी सेम है क्योंकि दोनों के पेरेंट्स सेम है और इनका नर्चर भी सेम है। सो इन दोनों की हेरिडिटरी इन्वायरमेंट सेम है क्योंकि दोनों एक ही घर के हैं और दोनों के पेरेंट्स भी एक ही हैं। सो इनका जो कोरिलेशन आया वो कितना आया, 0.90। अब इन्होंने जो दूसरी स्टडी की वो किस पर की, सेपरेटेड ट्विंस पर की। मतलब दोनों के पेरेंट्स एक ही हैं, मीन नेचर एक ही सी है, बट नर्चर मीन इन्वायरमेंट अलग है। एक बच्चा अलग रह रहा था और दूसरा अलग, सो इनका इन्वायरमेंट चेंज हो गया। इसमें कोरिलेशन कितना आया, 0.72 आया। सो यहाँ पर क्या हुआ, इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से दोनों की इंटेलिजेंस में फ़र्क हो गया। आफ्टर दैट एक इन्होंने तीसरा एग्जाम्पल लिया जिसमें ऐसे बच्चे लिए जिनकी हेरिडिटी सेम नहीं थी बट इन्वायरमेंट यानी नर्चर सेम था। और इस एक्सपेरिमेंट का जो कोरिलेशन आया वो कितना था, 0.60। इसका मतलब यहाँ नेचर का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद उन्होंने लिए सिबलिंग्स, इनका कोरिलेशन आया 0.50। सो हमने देखा कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट यानी नर्चर डिफरेंट होती जा रही है वैसे वैसे कोरिलेशन कम आता जा रहा है। ओवरऑल स्टडी के बाद उन्होंने बताया कि ना तो आप नेचर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं ना ही नर्चर को। नेचर भी इफ़ेक्ट करती है इंटेलिजेंस को और नर्चर भी इफ़ेक्ट करती है। इंटेलिजेंस इस पर भी डिपेंड करती है कि आपको हेरिडिटरी में क्या मिला है और इस पर भी डिपेंड करती है कि आप किस तरह के इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं। लाइक एक बहुत ही गरीब बच्चे को एडॉप्ट करके उसको एक बहुत रिच फैमिली में रखकर एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए तो उसका IQ लेवल इंक्रीज होगा क्योंकि उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला। इन्वायरमेंट डेप्राइवेशन अगर हो तो वो ऐसा बच्चा जिसको बाय नेचर तो सब कुछ अच्छा मिला हो बट पुअर इन्वायरमेंट मिला हो तो वहाँ उसकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सो नेचर एंड नर्चर दोनों का ही रोल इंटेलिजेंस पर पूरा पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कि कैसे इंटेलिजेंस को मेज़र किया जाए, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। वैसे तो बहुत तरह की ऐसी इंटेलिजेंस भी हैं जिनको हम असेस नहीं कर सकते, लाइक फिजिकल इंटेलिजेंस हो गई,
स्पेशल इंटेलिजेंस हो गई, म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गई, इस तरह की इंटेलिजेंस का असेसमेंट करने का कोई तरीका नहीं होता। लेकिन स्टिल फिर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला था जिससे हम एक पर्टिकुलर तरीके की इंटेलिजेंस को मेज़र कर सकते हैं, जो हम आज भी मानते हैं वैलिड और रिलायबल। उसको हम आईक्यू के नाम से जानते हैं। आपने सुना ही होगा, आईक्यू लेवल टेस्ट किए जाते हैं कि कौन कितना इंटेलिजेंट है। आईक्यू होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। लेट अस सी द बेसिस ऑफ दिस असेसमेंट। In 1905, Alfred Binet and Theodore Simon made the first successful attempt to formally measure intelligence. In 1908, when the scale was revised, they gave the concept of MA, it means mental age, and CA, chronological age. Binet and Theodore Simon ने 1908 में सबसे पहले कंसेप्ट दिया था मेंटल एज का। What is mental age? Mental age is a measure of a person's intellectual development relative to people of his age group. ये लोग इंटेलिजेंस को मेज़र करने की फील्ड में बहुत वर्क करते थे और इन्होंने ही 1905 में फॉर्मली सबसे पहले टेस्ट करके देखा था। तो इन्होंने 1908 में एक कंसेप्ट दिया कि एक इंटेलिजेंस को हम मेंटल एज भी बोल सकते हैं। जैसे कोई भी बच्चा किस किस एज के अकॉर्डिंग बिहेव करता है तो वो उसकी मेंटल एज होगी। अगर एक बच्चा 6 इयर्स का है बट उसका बिहेवियर 2 इयर्स के बच्चे जैसा है तो उसकी मेंटल एज कितनी होगी? 2 इयर्स ही मानी जाएगी। अब अगर एक 20 इयर्स का पर्सन अगर 10 इयर्स के बच्चे जैसा बिहेव करे, इट मीन्स इमेच्योर बिहेवियर करे, तो उसकी मेंटल एज क्या होगी? 10 इयर्स। तो मेंटल एज क्या है? जिस एज के अकॉर्डिंग पर्सन बिहेव कर रहा है वही उसकी मेंटल एज है। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है तो उसकी मेंटल एज ज़्यादा भी हो सकती है। लाइक अगर एक 10 इयर्स का बच्चा है जो बहुत ही समझदार है और मैच्योर बिहेवियर करता है और उसे देखकर ये लगता ही नहीं है कि वह 10 इयर्स का है, तो उसकी मेंटल एज ज़्यादा मानी जाएगी। क्रोनोलॉजिकल एज इज़ द बायोलॉजिकल एज फ्रॉम द बर्थ। मीन जो जितने साल का है बायोलॉजिकली वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है आपका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इन 1912 विलियम स्टर्न अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट डिवाइस्ड द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। IQ refers to mental age divided by chronological age and multiplied by 100. इन 1992 में विलियम स्टर्न ने इसी चीज़ को आगे एक्सपेंड किया था। यहाँ उन्होंने कंसेप्ट दिया आईक्यू का। अकॉर्डिंग टू हिम अगर हमें इंटेलिजेंस को मेज़र करना है तो हमें आईक्यू निकालना पड़ेगा किसी का। तो आईक्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो उन्होंने क्या दिया? आईक्यू इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। हेयर MA क्या है आपका? मेंटल एज है। CA क्या है आपकी? क्रोनोलॉजिकल एज है। ठीक है। अगर किसी बच्चे की जो मेंटल एज है वो 6 है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है आपकी? 12 है, तो वहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर उसकी मेंटल एज आईक्यू लेवल कितना आएगा बेटा? वहाँ पर उसका आईक्यू लेवल आएगा 50। अब 50 का मीनिंग क्या है इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर उन्होंने क्लासिफाइड किया है, आईक्यू के बेसिस पर लोगों को क्लासिफाइड किया है। तो वहाँ पर हम देखेंगे जो 50 है वो कहाँ आ रहा है? 50 आ रहा है हमारा, 50 की रेंज कहाँ आ रही है आपकी? बिलो टू 70 आ रही है आपकी मेंटली रिटार्टेड। तो हमने देखा कि बिलो टू 70 वाला पर्सन मेंटली रिटार्टेड कैटेगरी में आ रहा है। सो इस तरह से हम मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज के बेस पर आईक्यू निकालते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम में कई बार आपको आईक्यू दे दिया जाएगा या फिर क्रोनोलॉजिकल एज दे दी जाती है, देन आपसे मेंटल एज पूछी जाती है। कई बार मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज दोनों देकर आईक्यू पूछी जाती है। सो इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। एंड MA ऊपर एंड CA हमेशा नीचे ही रखना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस। The variation of intelligence will be treated in 2 sections. One dealing with the lower degree known as mental defect or oligophrenia, and the second part dealing with the higher degrees of intelligence known as giftedness, intellectual deficiency.
They are children who show intellectual deficiency are termed as mentally challenged or mentally retarded. American Association on Mental Deficiency AAMD views mental retardation as significantly sub-average general intellectual functioning existing concurrently with deficits in adaptive behavior and manifested during the developmental period. वेरिएशन इन इंटेलिजेंस में ये डिस्कस किया जाता है कि इंटेलिजेंस में तरह तरह के वेरिएशंस क्यों होते हैं, मींस डिफरेंट इंटेलिजेंस क्यों देखने के लिए मिलती है। इसमें दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइडेड किए गए हैं। एक है आपकी गिफ्टेडनेस एंड द सेकंड इज डेफिशिएंसी। गिफ्टेडनेस क्या है? The study of gifted individuals began in 1925. We used here two terms, talent and giftedness. गिफ्टेडनेस वो होती है जिसको इंटेलिजेंस विरासत में मिली है, जिसकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, जिसके पास एक बहुत अच्छा टैलेंट है किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम उसे क्या बोलेंगे? गिफ्टेडनेस बोलेंगे। और डेफिशिएंसी का मतलब है जिसके अंदर इंटेलिजेंस कम है या फिर कोई कमी है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि बिलो द 50 IQ वाले को हम मेंटली रिटार्डेड बोलेंगे। इस तरह के लोग डेफिशिएंसी में आते हैं, जो लोग किसी पर्टिकुलर इंटेलिजेंस फील्ड में कम होते हैं, या जैसे कि ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, डे टू डे इन्वायरमेंट को डील नहीं कर सकते, इसके लिए उनको कोई ना कोई हेल्प चाहिए होती है। और गिफ्टेडनेस में क्या होता है? ऐसे लोग वो होते हैं जिनको सुपर इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं। ये लोग काफ़ी फास्ट होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ये बहुत जल्दी एनालाइज कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को, और ये जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं। इनका माइंड बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, एंड ये इंडिपेंडेंटली काफ़ी काम कर लेते हैं। इन्वायरमेंट को भी बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम आने पर इफ़ेक्टिवली उसको डील भी कर लेते हैं। अब गिफ्टेडनेस एंड डेफिशिएंसी में डिफरेंट क्या है? इसके लिए लुइस थर्स्टन ने एक स्टडी की 1500 बच्चों पर, जिनका IQ लेवल कितना था? 130 अबव था। तो 130 काफ़ी हाई इंटेलिजेंसी हो गई। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ये जानने के लिए किया था कि उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होती है कि उनको सुपर इंटेलिजेंट बोला जाता है या फिर गिफ्टेड बोला जाता है। तो बाद में स्टडी करके ये कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली गई कि ऐसे लोगों में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है, इनकी मेमोरी शार्प होती है, कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी इनमें होती है जिससे ये पता चल जाता है कि ये नॉर्मल लोगों से कुछ ज़्यादा बेटर हैं। गिफ्टेड पीपल कौन होते हैं? गिफ्टेडनेस इट इंक्लूड्स these characteristics: advanced logical thinking, questioning and problem solving behavior। means इनके अंदर क्या होती है? लॉजिकल थिंकिंग होती है। किसी भी चीज़ को ये ऐसे ही नहीं मान लेते हैं, उसका लॉजिक ढूंढते हैं। हर चीज़ में क्या करते हैं? लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। अगर इनके सामने आप किसी चीज़ को रखेंगे तो ये ऐसे ही नहीं उस चीज़ को मान लेंगे, जब तक ये प्रूव नहीं कर लेंगे तो उस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, अगर इनके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये इनका जो बिहेवियर है बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है इन्वायरमेंट का, और इस तरह से अपने माइंड को ये यूज़ करते हैं कि प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, इनके अंदर क्या होता है? ये कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इनको दी जाती है तो इनके अंदर इतनी हाई स्पीड होती है कि इसको प्रोसेस बहुत जल्दी कर लेते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स। सुपीरियर जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी, ये एबिलिटी क्या होती है इनमें कि ये जनरलाइज भी कर लेते हैं। जनरलाइज मीन्स अगर कोई एक प्रॉब्लम इनके सामने पहले आई थी, प्रीवियस टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम आई थी और उसका सॉल्यूशन इन्होंने निकाल लिया था, अब सेम प्रॉब्लम या उससे कुछ मिलती जुलती इन फ्यूचर अगर इनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो ये क्या कर लेते हैं? जो प्रीवियस प्रॉब्लम थी और वो जो फ्यूचर वाली प्रॉब्लम है उसको क्या कर लेते हैं? जनरलाइज कर लेते हैं। इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि अरे उस समय ऐसा हुआ था और इस समय भी कुछ कुछ सिमिलर कंडीशंस हो रही हैं, तो ये क्या कर लेते हैं? उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी कर लेते हैं। एंड डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी, डिस्क्रिमिनेट भी कर लेते हैं। अगर कोई दो चीज़ें इनके सामने रखी जाएं
तो वहाँ पर अगर जो कॉमन पीपल होंगे वो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो सुपीरियर पर्सन्स होते हैं क्या कर लेते हैं, इनके अंदर वो एबिलिटी होती है कि ये डिस्क्रिमिनेट भी कर लेते हैं कि उन दोनों में क्या अंतर है। फिर है आपका एडवांस्ड लेवल ऑफ ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। ये कैसे होते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पाथ एक दूसरे लोगों ने बनाया है उसी पर चल रहे हैं, जो घिसी पिटी चीज़ें हैं उसी को अप्लाई कर रहे हैं। हर एक चीज़ में, इनके हर एक वर्क में ओरिजिनलिटी दिखाई देती है, और इनका जो ये ओरिजिनलिटी वाला जो क्वालिटी है यही इनको नॉर्मल लोगों से अलग प्रूव करती है। अब ये जो इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस है, इसमें हम दो टर्म्स यूज करते हैं, एक तो टैलेंट होता है और एक तो गिफ्टेडनेस होता है। टैलेंट क्या है, टैलेंट इज अ नैरोअर टर्म एंड रेफर्स टू रिमार्केबल एबिलिटी इन अ स्पेसिफिक फील्ड like spiritual, social and aesthetic etc. The high talented are sometimes called prodigies. अब टैलेंटेड जो लोग होते हैं वो एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर एक फील्ड में। जो गिफ्टेड लोग होते हैं उनका वो हर एक चीज़ में एडवांस्ड होते हैं, हर एक चीज़ में उनकी क्रिएटिविटी नज़र आती है, हर एक चीज़ में वो क्या करते हैं, ओरिजिनलिटी शो करते हैं। बट जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में हो सकता है। लाइक कोई बच्चा अगर स्पिरिचुअलिटी फील्ड में अपना अच्छा शो करता है तो वो केवल स्पिरिचुअलिटी फील्ड में ही अच्छा शो करेगा, वो अदर फील्ड में अच्छा नहीं करेगा। और लेकिन ये जो गिफ्टेड लोग होते हैं क्या करेंगे, कोई भी फील्ड आप इनको दे दीजिए, हर एक फील्ड में अपना जो सुपीरियरिटी वाली क्वालिटी है वो उसमें शो करेंगे। और जो लोग हाईली टैलेंटेड होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, प्रोडिजीज का नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं हम द कैटेगरीज ऑफ मेंटली रिटार्डेशन की। हियर 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज: माइल्ड रिटार्डेशन, मॉडरेट रिटार्डेशन, सीवियर रिटार्डेशन एंड प्रोफाउंड रिटार्डेशन। माइल्ड रिटार्डेशन, सच पीपल हैव IQ 55 to 69। इस तरह की रिटार्डेशन 18 ईयर्स से पहले देखे जा सकते हैं। इनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, देर से होता है, और ये सेल्फ डिपेंडेंट भी देर से होते हैं। मॉडरेट, इनका IQ लेवल कितना होता है, इनका IQ लेवल 40 to 54 के करीब होता है, और इस तरह की रिटार्डेशन में एडेप्टिव फंक्शनिंग देर से होती है। द पीपल विद मॉडरेट रिटार्डेशन लैग बिहाइंड देयर पीयर्स इन लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स, and they can be trained in self-care skills and simple social and communication skills. They need to have moderate degree of supervision in everyday task. Severe retardation, इनका IQ लेवल कितना होता है, 25 to 39। ऐसे लोगों को रुके हुए या अपूर्ण ब्रेन डेवलपमेंट के रूप में जाना जा सकता है। 4th और लास्ट है आपका प्रोफाउंड रिटार्डेशन। The person who has IQ level below 25 called profound retarded. They are incapable of managing life and need constant care for their entire lives. ये जो प्रोफाउंड रिटार्डेड लोग होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा, इनको पूरी लाइफ दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना होता है, क्योंकि ये अपनी जो डेली लाइफ के जो वर्क हैं उनको करने में भी कैपेबल नहीं होते। इनको नहलाना, इनको खिलाना और इनको सुलाना, सारी चीज़ों के लिए ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं और पूरी लाइफ इनकी ऐसे ही निकलती है। सो मेंटली रिटार्डेशन वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जिसमें पर्सन की कॉग्निटिव फंक्शनिंग काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब कॉग्निटिव फंक्शनिंग क्या है, नोइंग, परसीविंग, थिंकिंग एक्सेट्रा, ये सब क्या है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग। मेंटली रिटार्डेड लोगों में 2 और मोर एडजस्टमेंट बिहेवियर्स में एडेप्टिव बिहेवियर्स की कमी देखी जा सकती है। In modern day, we called mental retardation as intellectual disability. ये 2% तक लोगों में पाई जाती है, and generally we can see the symptoms of this type of retardation before 18 years. मेंटल रिटार्डेशन से इफ़ेक्टेड बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं, जिसमें उन्होंने ऐसे बच्चों को सर्टिफिकेट्स
बांटने का काम किया जाता है। एंड इन सर्टिफिकेट्स के बेस पर उनको काफ़ी सारे फील्ड्स में क्या मिलता है बेटा, रिजर्वेशन भी मिलता है। इंटरनेशनल लेवल पर स्पेशल गेम्स भी ऑर्गेनाइज्ड कराए जाते हैं ऐसे बच्चों के लिए।